अब आगे। बेनीमाधव सिंह ने पुचकारा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा करो। तो बेनीमाधव सिंह यहाँ अपने बड़े बेटे श्रीकंठ को लगातार समझा रहे हैं कि वो घर छोड़ने की बात ना करे। वह अपने छोटे बेटे लाल बिहारी को बेसमझ लड़का कहते हैं कि उसने जो भूल की है तुम बड़े होकर के क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। तो श्रीकंठ अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं कि या तो वो रहेगा या लाल बिहारी। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले, बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। तो यहाँ लाल बिहारी, जो कि दरवाजे के पास खड़ा होकर चुपचाप अपने बड़े भाई और अपने पिता की बातें सुन रहा था, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ये बात सुन करके कि श्रीकंठ अब उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं। वह श्रीकंठ का बहुत सम्मान करता था जितना वो अपने पिता का भी ना करता था, और श्रीकंठ भी उससे बहुत प्रेम करते थे। जब भी इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कुछ न कुछ तो लाते ही थे, और मुकद्दर की जोड़ी जिससे पहलवानी की जाती है वो उन्होंने ही बनवा दी थी। जब कुश्ती में उसने अपने से 1.5 गुना ज़्यादा ताकतवर पहलवान को हराया था, तब अखाड़े में ही जाकर श्रीकंठ ने उसे गले लगाया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। तो ऐसा प्यार करने वाला भाई आज उसके साथ रहना नहीं चाह रहा है। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसी उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 कड़ी बातें कह देता, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई ये न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला कि भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। तो लाल बिहारी इस बात को सह नहीं पाते हैं और वो अपनी भाभी से जाकर के क्षमा भी मांगते हैं। हालांकि उसे पहले से ही बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन जब उसने ये देखा कि अब भाई उसके साथ रहना नहीं चाहते तो वो भाभी से जाकर के कहते हैं कि वही चला जाए। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर आए। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी उसे, लेकिन अब वह मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी।
वह मन ही मन अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो आनंदी भी कहीं ना कहीं पछता रही थी। जब उसने घर को टूटते हुए देखा कि श्रीकंठ सिंह घर छोड़ने को तैयार हैं, अब लाल बिहारी भी घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है, तो उसे अपने आप पर अफसोस होता है। और जब लाल बिहारी क्षमा मांगते हैं तो जो भी उसका बचा खुचा क्रोध था वो भी शांत हो जाता है और वो भी रोने लगती है। यहाँ कहा जा रहा है कि मन का मैल धोने के लिए, यानी पश्चाताप करने के लिए, पछतावे के लिए आंसू से बेहतर कोई और वस्तु नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो। मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। मैं नहीं बुलाऊंगा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दे। श्रीकंठ सिंह ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ना। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। तो यहाँ आनंदी लगातार लाल बिहारी को समझा रही है कि वह घर छोड़कर ना जाए। दोनों की बातचीत सुनकर अब श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो यहाँ आनंदी का प्रयास सफल होता है। दोनों भाइयों के बीच में फिर से मेल मिलाप हो जाता है और एक टूटता हुआ घर बच जाता है। तो जब बेनी माधव सिंह ने ये देखा तो बहुत खुश हो जाते हैं और आनंदी को बड़े घर की बेटी कहते हैं। बड़े घर की बेटी कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो धनी परिवार से है इसलिए, बल्कि वह बहुत ही समझदार है, उदार है, और उसकी उदारता के कारण ही उसका टूटता हुआ घर फिर से जुड़ जाता है, दोनों भाइयों में मेल मिलाप हो जाता है। तो आनंदी को उसके गुणों, उसके संस्कारों के कारण बड़े घर की बेटी कहा गया है। और यही इस कहानी का उद्देश्य भी है कि एक संयुक्त परिवार में नारी की बहुत अहम भूमिका होती है। एक नारी घर को बचा सकती है। तो यहाँ बड़े घर की बेटी आनंदी को ही कहा गया है और कहानी का उद्देश्य भी यही है। यहाँ आगे चरित्र चित्रण आनंदी, श्रीकंठ, लाल बिहारी सिंह और बेनी माधव सिंह का दे दिया गया है। आप इसे ध्यान से पढ़िए और अंत में यहाँ शीर्षक की सार्थकता दी गई है। शीर्षक की सार्थकता यानी जो बड़े घर की बेटी कहानी का नाम है वो कितना सार्थक है, तो वो पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि बड़े घर की बेटी आनंदी को कहा गया है और पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी का शीर्षक जो है पूर्णतया सार्थक है। धन्यवाद।